अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीवर इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आई होप कि पिछला वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और उसके कंप्लीट यूज़ आप अच्छे से देख लिए होंगे। उसी से रिलेटेड आज हम यूज़ देखने वाले हैं देयर का, जिसमें हम ऑल यूजेस ऑफ देयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देयर का सबसे पहला यूज़ है टू स्टार्ट एनी स्टोरी। मतलब कभी भी किसी भी स्टोरी की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो आपको देयर का यूज करना होगा। वो स्टोरी या तो प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं या फिर पास्ट टेंस में बोल सकते हैं या फिर फ्यूचर टेंस में बोल सकते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये यूज़ होता है। तो चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है, एक राजा था, उसके दो बेटे थे। इसका ट्रांसलेशन है, देयर वॉज अ किंग, ही हैड टू सन्स। वहीं एक और एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, एक गांव में एक आदमी रहता था। मीन्स यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किसी भी स्टोरी की शुरुआत जब भी हो तो आप देयर ही यूज करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग है। जैसे एक गांव में एक आदमी रहता था, देयर लिव्ड अ मैन इन एनी विलेज। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान के बारे में ही स्टोरी हो, वो जानवर के बारे में भी हो सकता है, किसी घर के बारे में हो सकता है, किसी हवेली के बारे में हो सकता है, या फिर किसी जंगल, किसी जगह, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। जैसे बोल सकते हैं, एक शेर था, वह बहुत ख़तरनाक था, या फिर एक बहुत पुरानी हवेली थी, या फिर एक सिंगर थे, मतलब एक गायक थे, मतलब किसी के भी बारे में हो सकता है। चलिए देयर का दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा जो यूज़ है वो है टू इंडिकेट एनी प्लेस, मतलब किसी जगह को बताने के लिए। जब भी हम किसी भी जगह को संकेत करना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं तो हम देयर का यूज करेंगे। जैसे कि रेलवे स्टेशन वहाँ है, या फिर वहाँ रेलवे स्टेशन है। दोनों सेंटेंस एक हैं, बस शब्द आगे पीछे हैं। तो आप इसका ट्रांसलेशन बोल सकते हैं या फिर कर सकते हैं, देयर इज़ रेलवे स्टेशन, अदरवाइज रेलवे स्टेशन इज़ देयर। एक और एग्जाम्पल है, वहाँ एक प्राचीन मंदिर था। प्राचीन मंदिर को क्या बोलते हैं? एंशियंट टेम्पल। तो आप बोल सकते हैं, देयर वॉज एन एंशियंट टेम्पल। चलिए फटाफट इसके तीसरे यूज़ को देखते हैं देयर के। देयर का तीसरा यूज़ होता है फॉर सब्जेक्ट लेस सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट लेस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कर्ताहीन वाक्य। मतलब ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट ही ना हो, मीन्स कर्ता ही ना हो। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका सेंटेंस होगा, चिंता करने की बात नहीं है। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, बस सेंटेंस है, चिंता करने की बात नहीं है। तो आप इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करने के लिए आपको देयर का यूज करना होगा, और ये प्रेजेंट टेंस का है क्योंकि है लास्ट में आया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, देयर इज़ नो नीड टू वरी। वहीं एक और एग्जाम्पल है, कोई परेशानी नहीं है। इस सेंटेंस में भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, और इसका ट्रांसलेशन होगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी कभी आप सब्जेक्ट लेस सेंटेंस पाएँ, मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ही ना हो, तो उस सेंटेंस को आप देयर से यूज़ करना, जो तीसरा यूज़ ऑफ देयर होता है। चलिए इसका चौथा यूज़ देखते हैं, मीन्स फोर्थ यूज़ देखते हैं। देयर का जो फोर्थ यूज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसके बिना आप शायद बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे इंग्लिश सीखने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पास कुछ लिखा है, इसको पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे अनुवाद जिसमें पहले या दूसरे शब्द के बाद में, अंदर, पर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे इत्यादि आए तो देयर का प्रयोग करते हैं। अभी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये क्या चीज़ है, बट हम जब एग्ज़ाम्पल देखेंगे तब काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है, तुम्हारे सिर पर कुछ है। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में पहले और दूसरे शब्द के बाद पर आया हुआ है। और मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि अगर किसी सेंटेंस में पहले और दूसरे शब्द के बाद इनमें से रेड में जो लिखे हुए शब्द हैं कोई भी आए तो उसको आपको देयर से बनाना होगा। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन है, देयर इज समथिंग ऑन योर हेड। एक और एग्जाम्पल है, घर में कोई नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं, घर जो सबसे पहले है और उसके बाद में आया है, मतलब पहले वर्ड के बाद में आया है। तो इसको भी हमको देयर से ही ट्रांसलेट करना होगा, जिसका ट्रांसलेशन होगा, देयर इज़ नो एनीवन इन होम। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
मेरे पीछे कौन था। तो यहाँ पास देख सकते हैं पहले शब्द के बाद यहाँ पास पीछे आया हुआ है, तो इसके लिए भी आपको ट्रांसलेशन देयर से करना होगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हु वॉज देयर बिहाइंड मी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पास इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं पहले और दूसरे शब्द के बाद में आया हुआ है, और इसका भी ट्रांसलेशन होगा देयर इज़ नो मनी इन हिज अकाउंट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि देयर के जो चारों यूज़ हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।